हेलो बच्चों। तो एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग एक और चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और ये है क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, इसी के बारे में पूरा डिटेल इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर्स को पढ़ा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और उससे जो क्वेश्चंस बनते जाते थे उसको भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं अपने एनसीईआरटी बुक को। तो यहाँ देख सकते हो, इन क्लास 7 यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। क्लास 7 में तुमने देखा है कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट में गति होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। कौन सा चैप्टर में पढ़ा है? मोशन चैप्टर में पढ़ा है। बहुत अच्छे बच्चा लोग, तुम्हें तो याद है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर? जब तुम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि तुम बहुत सारी गाड़ियों को देखोगे सड़क पर, तो तुम देखोगे कि कुछ गाड़ियां ज़्यादा तेज चल रही हैं और कुछ गाड़ियां उससे स्लो चल रही हैं। तो भाई वह कौन सा चीज़ है जिससे तुम डिसाइड करते हो कि वह फास्टर चल रहा है या स्लोअर चल रहा है? तो इसका आंसर है स्पीड। स्पीड से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज़ फास्ट मूविंग है या फिर स्लो मूविंग है। ठीक है, तो ये है बच्चा लोग स्पीड। तो व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट? तो देख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो डिस्टेंस होता है और पर यूनिट टाइम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग स्पीड भी कहते हैं बच्चा लोग। यानी ये जो स्पीड है वह क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो तुम्हें तो बहुत ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाना भी अच्छा लगता होगा, बैठना, क्योंकि अभी तो तुम चला नहीं सकते हो। ठीक है ना? तो यू ऑल्सो नो दैट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। अब थोड़ा सा अब हम लोग आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं और इस चैप्टर की ओर धीरे धीरे चलते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जब एक बॉल को किसी ग्राउंड पर हम लोग इस तरीके से रोल करते हैं तो देखोगे कि बॉल धीरे 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 क्या हो जाता है? स्लो होता जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समटाइम्स इट में चेंज इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी देखोगे कि इसका मोशन का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? चेंज। जैसे कि ये इधर जा रहा था तो ये इधर से थोड़ा सा इस साइड भी जा सकता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन? यहाँ पर तीन बातें तुमसे पूछी गई हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है वह स्लो डाउन कैसे? जैसे इस बॉल को ही हम लोगों ने रोल किया था तो धीरे धीरे ये स्लो डाउन हो गया, या कभी कभी ये फास्ट हो सकता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ज़्यादा फोर्स से उसको फेंकेंगे तो वो फास्ट मूव कर सकता है, या कभी कभी इसका डायरेक्शन भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ हॉकी प्लेयर है एक, तो इधर से बॉल आएगा सीधे डायरेक्शन में, तो इसने अपने हॉकी स्टिक से इसके डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है? चेंज भी हो सकता है। तो भाई ये कैसे हो रहा है? इन सब चीज़ों के पीछे क्या है? तो यहीं पे आता है हमारा कॉन्सेप्ट, और वो है फोर्स का कॉन्सेप्ट। यानी बच्चा लोग यहाँ पर जितना भी चीज़ हम लोगों ने देखा वो सब किसके कारण हो रहा है? एक फोर्स के कारण हो रहा है। यानी चीज़ें जब स्लो डाउन हो रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है। यदि वो फास्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई फोर्स लग रहा है। यदि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, let's recall some of our everyday experiences. What do you do to make a football move? अब जरा बताओ, अब आ गया तुम्हारी बारी कि यदि तुम फुटबॉल को, यहाँ देखो एक फुटबॉल है जो कि इस तरीके से यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको मूव कराना चाहते हो तो क्या करना होगा? इसको किक करना होगा। और किक यदि हम लोग करेंगे यानी कि इस पर हम लोग क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। देखो अब ये फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है कि यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर किक करेंगे, पुश करेंगे, और पुश करके इस पर क्या लगाते हैं? हम लोग फोर्स लगाते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर? यदि कोई एक मूविंग बॉल है उसको और फास्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? फोर्स लगाएंगे, यानी उसको पुश करेंगे और फोर्स लगाएंगे। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल? तीसरी बात आ गई
कि यदि कोई फास्ट मूविंग बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये देखो ये फुटबॉल इसकी तरफ आ रहा है, तो फिर ये उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए क्या लगाएगा? यस, आंसर है फोर्स लगाएगा। ये देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है हॉकी प्लेयर, तो यहाँ इस बॉल पर ये क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ये देखो यहाँ इस बॉल को रोक रहा है, जी हाँ, तो यहाँ पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। समझ में आ रहा है? वी फोर्स का तुम्हें ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जब फोर्स लगाया जाएगा तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, या उसको, उसके स्पीड को क्या कर सकते हैं? फास्ट भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? ये फोर्स। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विथ अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। स्टिक से वो करता है इस तरीके से। हाउ डू फील्डर स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन? अरे यार, अब तो तुम समझ में आ गया ही होगा कि वो क्या लगाएगा? फोर्स को लगाएगा। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो, पूछा जाएगा कि जब एक बॉल को रोका जाता है तो उसमें उसका मोशन क्या हो रहा है? उसका स्पीड क्या हो रहा है? स्लोअर हो रहा है या फास्ट हो रहा है? तो आंसर हो रहा है स्लोअर हो रहा है। जब एक हॉकी प्लेयर बॉल को इस तरीके से उसके डायरेक्शन को क्या करता है? बदल दे रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? उसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फास्टर के लिए भी कुछ एग्जांपल्स पूछे जाएंगे, तो तुमको आंसर करना होगा। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked। ठीक है, तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखे और हम लोगों ने बोला कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स लगाया जा रहा है जब किसी चीज़ को, या फिर यहाँ बॉल की यदि बात करें, जब बॉल को किक किया गया, यानी कि उसको पुश किया गया, यही समझ लो। किक मतलब क्या हो गया? उसको धकेला गया, या पुश किया गया, थ्रो किया गया, फेंका गया, या फ्लिक्ड यानी कि उसको क्या किया गया? झटका दिया गया, अपने हाथों से इसको मुड़ाया गया। What is a force? Now the question arises, what is force? यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, लेकिन इसका आंसर अभी हम लोगों को नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी देर बाद मिलने वाला है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ तो सीख ही लिया कि किसी चीज़ को किक करना है, पुश करना है, थ्रो करना है, फ्लिक करना है, तो उसके लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। what can it do to bodies on which it is applied? यदि किसी चीज़ पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? तो ये बात तो हम लोगों ने थोड़ा सीख लिया कि यदि किसी चीज़ पर फोर्स लगेगा तो हो सकता है यदि वो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके स्पीड को फास्ट कर सकता है, उसके स्पीड को स्लो कर सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। लेकिन क्या फोर्स बस यही चीज़ें करता है? और भी चीज़ें कर सकता है। यस, फोर्स किसी चीज़ के शेप को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। किसी चीज़ के शेप को रिटॉर्ट कर सकता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये तीन बात को एकदम दिमाग में डाल लो। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज फोर्स? इसका आंसर अब हम लोगों को थोड़ी देर में मिलेगा और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। फोर्स अ पुश और पुल। अब फोर्स, पुश मतलब क्या हो गया? धकेलना, और पुल मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को खींचना। तो फोर्स को यूजुअली हम लोग पुश और पुल के रूप में ही जानते हैं। अब देखो एक्शंस, बहुत सारे एक्शंस यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि पिकिंग है, ओपनिंग है, शटिंग है, किकिंग है, हिटिंग है, लिफ्टिंग है, फ्लिकिंग है, पुशिंग है, पुलिंग है, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। यदि ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ टास्क कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को लिफ्ट कर रहे हो, यानी नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहे हो? उठा रहे हो, यानी कि यहाँ पर कुछ टास्क किया जा रहा है। यस और नो? यस। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें की गई हैं, यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन यानी कि मोशन का स्टेट को हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है? स्टेट ऑफ मोशन है कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? रेस्ट में हो सकता है, यानी कि वह चल फिर नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो वो स्टेट ऑफ मोशन हो गया उस ऑब्जेक्ट का। मतलब वो ऑब्जेक्ट किस स्थिति में है? तो सर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये हो गया स्टेट ऑफ मोशन। या फिर सर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये हो गया स्टेट ऑफ मोशन। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विथ वन और मोर टर्म्स? लेट्स फाइंड आउट। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अब देखने वाले हैं कि क्या इसमें ये जो चीज़ें हैं ये एक टर्म से रिप्लेस हो सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, मूविंग अ बुक प्लेस ऑन टेबल। तो यदि कोई बुक है वह मूव कर रहा है, किसी टेबल पर मूव करना है उसको, तो क्या कर सकते हैं? पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हो ओपनिंग और शटिंग अ डोर। तो तुम डोर पर देखोगे लिखा भी हुआ है, पुश लिखा होगा और पुश और पुल लिखा होगा। जब भी तुम रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो देखोगे कि जो डोर लगा होता है उसके आगे पीछे पुश और पुल, या बहुत जगह तुमको ऐसा देखने को मिलेगा। तो भाई ओपनिंग मतलब खोलना, तो जब उसको खोलेंगे तो क्या करेंगे? या तो पुल करेंगे ना, खींचेंगे। और फिर धक्का भी देने का हो सकता है, कहीं कहीं उसको धक्का देना है। पुश मतलब क्या हो गया? धक्का देना। और पुल मतलब क्या हो गया? खींचना। ये दोनों वर्ड याद रखो। तो यहाँ पर यदि हम लोग दरवाजा को शट कर रहे हैं यानी शटिंग कर रहे हैं, तो जो शटिंग ऑफ डोर है वह भी क्या होगा? या तो पुश होगा या तो क्या होगा? पुल होगा। या फ्लिकिंग भी वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं दरवाजा खोलने या बंद करने को, कि झटके, हाथ के झटके से उसको क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? पुश या पुल हो गया। अब ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, कुएं से यदि हम लोग पानी निकाल रहे हैं, सोचो जरा सा, तो पानी को लिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी को ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं, तो वह भी क्या हो गया? वह भी तुम्हारा पुलिंग हो गया। ठीक है ना, वो पुल कर रहे हैं। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज दिया गया, अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक। तो यहाँ पर जब वो किक करेगा तो वह किकिंग हो जाएगा, और वह भी क्या होगा? वहां पर पुशिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद तुम्हारा आ गया अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो ये भी क्या करेगा? हिट करेगा, हिटिंग है यहाँ पर। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा हिटिंग, और उसके लिए वह क्या करेगा? उसको भी पुश ही करेगा। ऑब्वियस है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, कार्ट मूविंग, लोडेड कार्ट को क्या करना है? उसको मूव करना है, तो उसको क्या करना होगा? पुल करना होगा। या तो आगे से करेंगे तो पुल, पीछे से करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। समझ गए? ये सारा चीज यहाँ समझ में आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पर है। अब देखो ओपनिंग अ ड्रॉर, तो ड्रॉर को तो खींचना पड़ेगा, यानी कि तुमको पुल करना पड़ेगा, उसको पुश करने का जरूरत नहीं है। तो ये सारा जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हें, ये सारा कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि दिस एक्शन ग्रुप कैन बी ग्रुप्ड एज पुश और पुल, ये पुश और पुल में आ जाएगा। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस, जो भी एक्शंस हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा पिकिंग हो गया, हिटिंग हो गया, फिर फ्लाइंग हो गया, किकिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, शटिंग हो गया। ठीक है, ये सारा जो एक्शंस है जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, कैन बी ग्रुप्ड एज, उन सब को करने में हम लोग बेसिकली दो चीज कर रहे हैं, या तो पुल कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस, क्या इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या तो उसको पुश करना पड़ेगा, या तो उसको क्या करना होगा? पुल करना पड़ेगा। इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। आ गया बच्चा लोग फोर्स का डेफिनेशन। तो क्या है फोर्स? व्हाट इज फोर्स? सर जल्दी से बता दो। तो अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। तुमको ज्यादा याद नहीं करना है, जो अभी तक बातें याद की
अ पुश है और अ पुल है ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। देखा कितना आसान सा डेफिनेशन है यहाँ पर। वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यदि वो मूव कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, फोर्स के कारण कर रहा है। यदि एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है या इसका स्पीड कम हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। यदि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है, फोर्स के कारण हो रहा है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट्स फाइंड आउट। अब फोर्स कब कब कार्य करता है, इसी को हम लोगों को देखना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शंस। जो फोर्सेस हैं वो दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगा, उसके कारण ये उत्पन्न होगा। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। ये सपोज करो कि एक आदमी जो है एक खड़ी कार, स्टेशनरी मतलब क्या हो गया, स्थिर हो गया, खड़ा हो गया, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, क्या कार उसके प्रेजेंस के कारण मूव करना शुरू होगा? आंसर है बिल्कुल नहीं। कार एक खड़ी कार है, वहां पर जाकर के तुम खड़े हो जाओगे तो क्या कार मूव करने लगेगा? नहीं। अब देखो, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब मैन क्या कर रहा है, उसको धक्का देना शुरू कर रहा है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, और इसके लिए वह क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। देखो, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और एक कार यहाँ पर खड़ी है, तो क्या ये कार मूव कर रहा है? आंसर है नो सर, ये कार तो खड़ी है, ये आदमी भी खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, देखो फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, ये बात याद रखना। तो ये फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो यहाँ मोशन क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में होना मान लो शुरू हो गया। मान लो क्या शुरू ही हो गया, इधर से ये तुम्हारा मोशन करना शुरू कर देगा। तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, यानी कि इस आदमी को कार को क्या करना होगा, पुश करना होगा, जिससे ये क्या कर सके, मूव कर सके, मोशन में आ सके। अब यहां भी देख सकते हो तुम लोग, हु इज पुशिंग होम, कौन किसको पुश कर रहा है? देख लो, जो जितना बलवान है वो उतना अच्छा से पुश करेगा, देख ही सकते हो। यहाँ भी वही बात देख सकते हो, कौन किसको खींच रहा है। यहाँ भी देख सकते हो, ठीक है, कौन किसको पुल कर रहा है। सो अब देखो, फिगर 11.3 शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फैमिलियर टू यू। अब ये जो चीजें बताई जा रही है ना बच्चा लो, ये सारी चीजों से तुम फैमिलियर हो, मतलब डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें तुम अपने साथ अनुभव करते हो, देखते हो। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस केसेस? कौन खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना। तो यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, यानी कि पुल कर रहे हैं। और यहाँ पर तो दोनों क्या कर रहे हैं, पुश करें कि आज मैं तुझे ढकेल दूंगी, और ये बोलती है आज मैं तुझे ढकेल दूंगी, चलो देखते किसमें कितना है दम। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को खींच ही रहे हैं, या एक दूसरे को ये भी कह सकते हैं हम लोग इस फिगर को देखें कि ये इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, और ये स्टैंडिंग है मान लो, लेकिन ये भी थोड़ा तो खिंचाव इधर लगा ही रहा है बेचारा, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल चीजें दी गई है जो कि तुम यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ देखो, द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन सो हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे क्या लगा रही है, फोर्स, ये इधर से फोर्स लगा रही है, ये इधर से फोर्स लगा रही है ना। हाँ, मैंने ऐसे इफ लिखा, देख लो क्या बात है, इस तरीके से फोर्स लगा रही है।
लेकिन यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और ये उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर ये खेल रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ दूसरा चीज कर रहे हैं, ये समझ ही रहे होगे तुम लोग, ठीक है। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ, ठीक है। आदमी और काऊ में भी इसी प्रकार से तुम देख सकते हो। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। यहाँ से आ गया आपका क्वेश्चन। क्योंकि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अरे यार समझें भी और क्वेश्चन का आंसर भी दे सके, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ से बात क्लियर हो गया कि जब भी फोर्स कहीं पे लग रहा होगा तो देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स, वहां पर दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। देख लो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, कम से कम दो होने चाहिए, तीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो दो ऑब्जेक्ट्स होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर भी यहाँ पर हो जाएगा। Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. Now, what results the force? क्या कौन सा चीज़ है जो कि फोर्स को काउज करेगा? कैसे फोर्स उत्पन्न होगा? तो यहाँ पर वर्ड याद रखना होगा, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वर्ड याद करना है, इंटरैक्शन यानी कि इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का जब दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्शन होगा, जहां पर पुश और पुल होगा, तो वही क्या करेगा? फोर्स को उत्पन्न करेगा। विच रिजल्ट्स इन अ फोर्स, दैट रिजल्ट्स इन अ फोर्स, वही क्या करेगा? एक फोर्स को वहां पर प्रोड्यूस करेगा। when two objects interacts with each other, ये वर्ड याद रखना। अब देखो, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, लेट्स ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। तो यहाँ तक तुमने देखा किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके आंसर किस तरीके के हो सकते हैं, वो सारा मैंने बता दिया। अब नाउ यहाँ पर देखो तुम एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या क्या बातें बताएगी। एक्टिविटी 11.2, choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard। अब तुमको एक टेबल लेना है जिसको यदि पुश किया जाए तो वो क्या करे? मूव करे। यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे प्लास्टिक का हल्का नहीं ले लेना है कि बस छू दिया और उड़ गया, ऐसा नहीं लेना है। बहुत हैवी लेना है, इसमें काफ़ी सारा फोर्स लगाने पर क्या हो? मूव कर सके। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, अपने से ही पुश करो। कैन यू मूव इट, तो तुम देखोगे यदि बहुत हेवी टेबल है तो वो तुमसे मूव नहीं होगा। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर जैसे एक टेबल है, इस टेबल को तुम्हें पहले क्या करना है? खुद से ही इसको पुश करना है, ठीक है। इसको तुम खुद से ही क्या करोगे? इसको पुश करोगे और देखोगे थोड़ी देर बाद, मान लो कि तुम इसको पुश करो, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो ये मूव मान लो नहीं कर रहा है, तो फिर तुम अपने दोस्त को बोलोगे कि यार प्लीज चलो तुम भी इस पर फोर्स लगाओ जिससे कि मैं इसे धकेल सकूं। तो मान लो तुम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, तुम्हारे दोस्त जो मजबूत है इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो अब देखोगे 5 और 6 हो गया, 11 न्यूटन का इस पर फोर्स लगेगा और ये हो सकता है मूव करना शुरू कर दे। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये जो दो फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है? इसका रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। और यदि ये एक ही डायरेक्शन में लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका मतलब तुमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तुम्हारे दोस्त ने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अब इस टेबल पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चा लोग? तो 11 न्यूटन का लग रहा है। बहुत अच्छा। और इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा था, ये बात ध्यान देना, और ये मूव करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तुम इधर से लगा रहे हो 5 न्यूटन का फोर्स और इधर से कोई लगा दे रहा है 6 न्यूटन का फोर्स, तो बताओ ये मूवमेंट किधर होगा? तो इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। समझ गए? यानी कि 6 में से 5 न्यूटन को घटाओगे तो 1 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर है। ये देखो, ये दोनों बच्चे लोग इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होना शुरू हो सकता है? मूव करना शुरू कर सकता है।
समझ में आ रहा है सारा बात। नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द अपोजिट साइड। डज द ऑब्जेक्ट मूव? इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच द मूव, कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स? अब देखो, अब मान लो, अब तुम लोग मान लो कि यहाँ पर तुमने लगाया 20 न्यूटन का फोर्स और तुम्हारे दोस्त ने लगा दिया 30 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो अब जरा बताओ, ये फोर्स का डायरेक्शन तो बदल गया ना। तुम इधर से लगा रहे हो फोर्स, ये इधर से लगा रहा है फोर्स, और ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और इतना फोर्स लगा रहा है कि ये मूव भी कर जाए। तो बताओ किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियस है, जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा, लार्जर फोर्स लगेगा, ठीक है, उधर से क्या होगा, उधर उस डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा, नहीं इधर ये मूव कर जाएगा। तो अब तुम बता दो, यहाँ पर यदि ये 20 न्यूटन है, यहाँ 30 न्यूटन है, तो कितना फोर्स के द्वारा ये मूव हुआ है? तो इसका आंसर है 30 माइनस 20, यानी कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स है वह 10 न्यूटन का लग रहा है। यानी जो बक्सा पर या फिर तुम्हारा बॉक्स पर या फिर तुम्हारा टेबल पर जो फोर्स लग रहा है वह मात्र 10 न्यूटन का लग रहा है, जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है। समझ गए सारा बात? हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? तो तुमने देखा क्या? तुमने तो खेला भी होगा टग ऑफ वार। तो यहाँ देख सकते हो, ये देखो टग ऑफ वार यहाँ पर गेम हो रहा है, जिसमें कुछ लोग रस्सी के इस तरफ होंगे और कुछ लोग रस्सी के दूसरी तरफ, और एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, और जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा उधर क्या हो जाएगा, उधर वो लोग खींचे चले आएंगे। ये जानते हो ना, यहाँ पर एक क्या होगा, लकीर खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखोगे दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो मान लो इधर से 15 न्यूटन का फोर्स है और इधर से 12 न्यूटन का फोर्स है, तो जल्दी बताओ कौन जीतेगा? बिल्कुल ये पार्टी जीत जाएगा, और ये सारे लोग इधर खींचे चले आएंगे, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस होगा 3 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। समझ गए? और इस कारण से रिजल्टेंट फोर्स इसको क्या करेगा, इस ओर खींच करके ले आएगा, ठीक है। तो ये सब तो तुम जानते ही हो, ठीक है ना। फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। याद रखो, ये सब चीज तो तुम्हें मैंने बता ही दिया। यदि एक ही डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। यदि मान लो 5 है और ये 6 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स को हम लोग न्यूटन से मेजर करते हैं। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो ये समझ जाओ। तो जब एक ही डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो कि दोनों का डायरेक्शन है। समझ गए? बिल्कुल, तो इस बात को याद रखना है। तो यहां से क्वेश्चन भी बोलेगा, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन विल बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो आंसर है एडेड, उसको ऐड कर देना है। नाउ रिकॉल व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश्ड द हेवी बॉक्स। तो ये तो अभी तुम्हें दिखा भी दिया। इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वह क्या होगा, या फिर बोलेंगे जो नेट फोर्स होगा वह क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, और जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा वही उसका डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ तुमने देखा कि इस साइड में फोर्स 3 न्यूटन से ज्यादा लग रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन फोर्स का इधर होगा। समझ गए? यही बात यहाँ समझना था। तो तुम्हें समझ में भी आ गया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। यदि दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स क्या होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। बिल्कुल। रिकॉल दैट इन अ टग ऑफ वार व्हेन टू टीम्स पुल्ड इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अब देखो, अब मान लो इधर भी 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 12 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो बताओ कौन पार्टी जीता? कोई भी नहीं जीता, क्योंकि दोनों तरफ एक बराबर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ कोई भी मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिलेगा। सो वी लर्न दैट
a force could be larger or smaller than the other or equal to each other. तो फोर्सेस क्या हो सकते हैं? बड़े हो सकते हैं दूसरे फोर्स से, छोटे हो सकते हैं दूसरे फोर्स से, या दूसरे फोर्स से बराबर भी हो सकते हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने 5 बताया ना, 5 6, यही इसका मैग्नीट्यूड होता है. और न्यूटन क्या हो गया? न्यूटन इसका यूनिट हो गया. ठीक है, तो 5 6 7 8 जो भी हम लोग यूज करें वो लेटर ये डिजिट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ओके, वी हैव ऑल्सो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स. तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा उसी से ये मोशन तुम्हें देखने को मिलेगा. तो टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स एक्ट्स, ऑल्सो इफ द डायरेक्शन ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस, इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. समझ गए? यानी डायरेक्शन यदि चेंज हो गया तो उसका जो प्रभाव है वह भी चेंज होगा. समझ गए? ये पूरा तो समझा दिया, और क्या समझाऊं यार, इतना अच्छा से तो समझा दिया. अब देखो, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. पढ़ ही लिया तुमने कि एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, तो यदि वो रेस्ट में है तो हो सकता है उसको मूव करा दे, या फिर वह मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए. यानी उसका स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. स्टेट ऑफ मोशन समझ रहे हो ना? या ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसी को स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं. लेट्स नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर और टेबल पर उसको टॉप पर रख दो. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस. डज द बॉल बिगिन टू मूव? पुश द बॉल अगेन व्हाइल इट इज स्टिल मूविंग. इट इज देयर एनी चेंज इन द स्पीड? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो तुम देखोगे एक बॉल को लेना है, उसको पुश करना है या फिर पुल भी कर सकते हो. नेक्स्ट, प्लेस योर palm in front of the moving ball. Remove your palm as soon as moving ball touches it. Does your palm apply a force on the ball? What happened to the speed of the ball now? Does it increase or decrease? What would happen if you let your palm hold the moving ball? अरे यार, क्या सिंपल बात लिखी गई है कि एक बॉल है, उसको तो पहले मूव करा दो. मूव कराने के बाद देखोगे कि मूव कराने के लिए तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा. पहला तो यही बात हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. अब जब एक मूविंग बॉल है तो उसको हम लोग हाथ इस तरीके से सामने यदि रख दें तो ये जो मूविंग बॉल है, सबसे पहले तो हाथ को सिर्फ टच करा के हटा देना है. तो देखोगे कि इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा. और यदि हाथ को एकदम रख ही दिया यहाँ पर, तो यहाँ देखोगे कि ये बॉल क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. इसका मतलब हाथ के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स को लगा रहे हैं, जिससे कि इसका स्पीड या तो स्लो हो जाता है या तो ये जो बॉल है वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा. समझ गए? यही सब बात यहाँ समझना था. You might recall similar situations, for example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. यानी कि जब किक करना होगा तो प्लेयर क्या करेगा? जो बॉल है उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, तब वो बॉल मूव करेगा. तो इसका मतलब बॉल क्या था? रेस्ट में था, और उसका स्पीड क्या था? स्पीड वाज 0. बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0. यानी कि बॉल था रेस्ट में, और रेस्ट से मूव कराने के लिए बॉल में क्या लगाना पड़ा? फोर्स. तो फोर्स लगाने से बॉल का स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया. कोई दिक्कत? यानी ये मोशन में आ गया. किस चीज में आ गया? मोशन, यानी कि गति में आ गया. ठीक है ना? The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper drives or jumps up to save the goal. अब जब ये पेनाल्टी किक लगाएगा तो ऑब्वियस है कि किधर लगाएगा? तो जिधर ये तुम्हारा गोलकीपर है उस ओर लगाएगा. ठीक है ना?
अब ये जब इधर से किक लगाया तो गोलकीपर क्या करेगा, उसको बचाने के लिए उसको क्या करेगा, वह उधर से फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब देखना, तो यहाँ पर ये मूविंग है, यानी कि ये क्या है, तुम्हारा मूविंग ऑब्जेक्ट हो गया। और मूविंग ऑब्जेक्ट पर ये गोल कीपर फिर फोर्स लगाएगा और उसके स्पीड को क्या कर देगा, स्लो डाउन करेगा, या उसको स्टॉप कर सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कई चीज़ यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स, गोलकीपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। अब वो किस चीज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मूविंग बॉल पर, यानी बॉल जो गतिशील है, गति में है, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। और वो कई चीज़ें कर सकता है, उसका स्पीड को स्लो डाउन करेगा, उसको रोक सकता है, या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, यानी यहाँ से भी वो हिट करेगा। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप, या तो उसको स्टॉप करेगा, और डिफ्लेक्ट द बॉल, यानी कि उस बॉल का डायरेक्शन को चेंज करेगा। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, यानी कि अपने गोल नहीं करने देगा। ठीक है, मेन इसका मकसद है कि इसको गोल नहीं करने देना है। और भाई हमेशा थोड़े ना ऐसा होगा, कभी कभी फेल भी हो जाएगा। ठीक है, उछलेगा इधर, बॉल चला जाएगा इधर, तो गया काम से, और क्या। इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल, इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू जीरो। समझ गए, यानी कि फोर्स लगा करके मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड को भी क्या किया जा सकता है, जीरो। तो सब तो तुम्हें पढ़ा दिया है, एक एक बात को घुमा घुमा के घुमा घुमा के बार बार बोल रहा है, तो तुम्हें तो पहले ही से पता है सारा बात। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. And यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यदि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, उसी डायरेक्शन में यदि फोर्स लगा दिया जाए तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन होगा कि अपोजिट साइड में यदि तुम्हारा फोर्स लगाया जाए तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सेम साइड में फोर्स लगाया जाए तो वह फोर्स इसमें वह क्या करेगा, इसके स्पीड को बढ़ा देगा। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then the results in a decrease in the speed of the object। समझ गए, पूरा बात तो समझा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, एकदम आसान तो है। जैसे कि देख सकते हो ये बच्चा इस टायर से खेल रहा है, अब ये टायर क्या मोशन में है, तो इधर से और ये फोर्स को लगाएगा, इधर से फोर्स लगाते जाएगा, तो ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो है और बढ़ जाएगा, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, बस यही सेम बात यहाँ पर लिखा गया है। पहेली is curious to know whether application of a force can only change the speed on of object। ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ना भाई, ये शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, है ना। और डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ये सब तो तुमने पहले ही पढ़ लिया है। एक्टिविटी 11.4 देख सकते हो, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग अ पुश, बॉल को मूव करा देना है पुश करके। नाउ प्लेस अ रूलर इन द पाथ, ठीक है, और इसके पाथ में एक रूलर शो करना है, तो इस मतलब रूलर को लगा देना है। तो बॉल इधर जा रहा था, अब देखोगे कि इससे टकरा करके इसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। ये यहाँ तुम खुद से ही फोर्स लगा दो, इधर धक्का दे दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जो फोर्स है वह डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हम लोगों ने शुरू में ही ये सारा पढ़ लिया है। Let's consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move। तो वॉलीबॉल में भी देखा होगा तुमने कि जो प्लेयर्स होते हैं बॉल को क्या करेंगे, मूव करेंगे ताकि वो जीत सके। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by
पुशिंग और स्मैशिंग इट, तो उसको भाई वही सब चीज़ें लिखी गई हैं, उसी को इधर उधर कर करके कई चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे क्रिकेट में भी देख सकते हो, अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय प्लेइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विथ द बैट। क्रिकेटर क्या करेगा, उसके पास यदि बॉल आएगा तो बॉल स्पीड में ही आएगा ना, कुछ तो कुछ का स्पीड होगा उसको, और फिर वो क्या करता है अपने बैट से उसको हिट करता है और उसके डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है और उसको थोड़ा और ज़्यादा मोशन में ले आएगा, यानी उसकी स्पीड को और भी बढ़ा देगा। इज़ देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन, तो यहाँ पर बस ध्यान देना है कि हम लोग यहाँ डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि बॉल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करेगा। तो यहाँ पर इसका कंक्लूजन दिया हुआ है जो कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा हाँ रेस्ट में था वह मूविंग मोशन में आ गया, मोशन में था वह रेस्ट में आ गया, या फिर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये सारे क्या हैं, स्टेट ऑफ मोशन को दिखाते हैं। और जब फोर्स लग रहा है तो ये स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो फोर्स क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि क्या कर सकता है फोर्स, तो भाई स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, जो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा था। ये तीनों बात को बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं। स्टेट ऑफ मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि यदि कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है या फिर मोशन में है, दोनों बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों इसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन। तो भाई इसको कितनी बार हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट्स फाइंड, तो क्या यहाँ पर हमेशा जब भी फोर्स लगाया जाएगा तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, ये बात कह रहा है। It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion। मतलब क्या हुआ बच्चा लोग, अब तुम क्या करो, दीवाल को थोड़ा धकेलो, दीवाल को थोड़ा पुश करो और उस पर फोर्स लगाओ। तो देखो क्या दीवार अपने जगह से हट रहा है, आंसर है नो, नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है भाई, क्योंकि जितना तुमने फोर्स लगाया है वह उससे उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा जो फोर्स है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब वह दीवार रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया गया, अ हेवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। मतलब तुम अपने आप से उस हैवी बॉक्स को तुम वहाँ से नहीं हटा सकते हो। अब तुम वहाँ पर उसके लिए यदि जेसीबी लगा दोगे तब तो अलग बात हो गया, ठीक है। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। यही दीवार पर भी लागू होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए जितना फोर्स आवश्यकता है उतना फोर्स लगाना होगा, तब वहाँ पर वो मोशन में आएगा। अब जाकर के तुम दीवार को धक्का दोगे, ट्रक को धक्का दोगे, यहाँ तक कि जाकर के ट्रेन को धक्का दे दोगे, बोलोगे कि ये तो हिल ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है ना सारा बात। फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ये भी मैंने बताया था
कि फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को तो चेंज करता ही है, ये शेप को भी चेंज कर सकता है। जैसे देखो, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, डो मतलब ये देख सकते हो ये गूथा हुआ आटा है, ठीक है। इसका जब डो बनाया जाएगा तो इसका शेप बार 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 इस तरीके से करोगे तो चेंज होता जाएगा। तो मोशन तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज इन शेप इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम स्प्रिंग रहेगा, ये देखो साइकिल पर तुमने बैठा है तो इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो फ्लेक्सिबल होगा, तो इसका भी शेप क्या हो जाएगा, चेंज होगा भाई, बिल्कुल चेंज होगा। यहाँ रबर बैंड को इस तरीके से एक नेल, यहाँ पर देख सकते हो नेल से बांध करके मतलब इसको फंसा के इसको खींचोगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से एक फ्लेक्सिबल इस प्रकार सा कोई चीज़ रख दो और यहाँ पर ईंट रख दोगे तो ये सीधा था, तो अब ये क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो सारे बातों को बच्चा लोग? यानी कि यदि फोर्स लगेगा तो शेप भी चेंज हो जाएगा। और नहीं विश्वास है तो एक बॉल लो, बॉल को हाथ से क्या करो, दबाओ, तो देखो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। What do conclude from the observations noted in table? तो आपने क्या conclusion निकाला? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? तो जो फूला हुआ बलून है उसको दबाओगे तो क्या होगा, पचक जाएगा। और क्या होगा, What happens to the shape of a ball of डो वेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती? तो डो समझ रहे हो, ऐसा डो बनाया जाता है आटा का, उसको इस प्रकार से ऐसे करके और उसको बेलन उस पर चढ़ा दोगे तो बेलन से वो क्या बन जाएगा, चपाती बन जाएगा। देखा है तुमने अपनी मम्मी को चपाती बनाते हुए, यानी उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। What happens when you press a rubber ball placed on a table or in your hand? अपने हाथ में एक रबर बॉल और उसको प्रेस करो, क्या होगा भैया, होगा ये कि फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है, ये शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। Having performed all the above activities, you would have realized that a force may make an object move from rest। पहला चीज ये क्या करेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो उसको मोशन में ला देगा। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक किसी स्पीड से चल रहा है उसके स्पीड को या तो कम कर सकता है या अधिक कर सकता है, दूसरा पॉइंट हो गया। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में चल रहा है तो यदि उस पर फोर्स लगेगा तो उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चौथा भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसके शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स, यानी ये जो सारा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, ये सारा बात दिमाग में रखना है। तो ये सब एक साथ भी कर सकता है या किसी एक को भी कर सकता है, बिल्कुल। While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force। यानी कि ये कोई भी चीज़ बिना फोर्स का नहीं हो सकता है, यानी ये फोर्स ही है जिसके कारण ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। Thus an object cannot move by itself, it cannot change speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself। There must be a force acting behind it, यानी कि एक फोर्स होना चाहिए जिसके कारण ये सारी चीज़ें होंगी, और यदि ये फोर्स नहीं लगेगा तो भाई कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, अब फोर्स अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसा पहला हो गया तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है, जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर फोर्स। तो कांटेक्ट नाम से ही तुम्हें पता चलेगा कि कांटेक्ट वहाँ होना चाहिए, वहाँ पर दो चीज़ों का कांटेक्ट होना चाहिए। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी दो चीज़ों का इंटरेक्शन होगा उसके बाद ही वहाँ पर फोर्स वहाँ पर लगेगा। तो उसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ लेना है कांटेक्ट फोर्स। तो कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? तो कांटेक्ट किए बिना, बिना टच किए बिना क्या अब बुक को उसके स्थान से हटा सकते हो, क्या उसको मूव कर सकते हो, क्या उसको लिफ्ट कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो क्या? नहीं।
तो जब उसको टच करेंगे, उसमें कांटेक्ट लगाएंगे, तो उसी प्रकार को क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। और मस्कुलर फोर्स हमारा जो मसल का फोर्स है, जो मसल के द्वारा हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या तुम बकेट को यानी कि एक बाल्टी को उठा सकते हो, होल्ड कर सकते हो बिना इसको टच किए? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कांटेक्ट विथ द ऑब्जेक्ट। यदि तुम्हें फोर्स लगाना है, यूजुअली तुम जो फोर्स लगाते हो, उसके लिए तुम्हारे बॉडी को उस चीज से टच करना होगा। कोई जादू नहीं है, कोई हैरी पॉटर नहीं हो कि दूर से ही उसको फोर्स लगा दिया और वो चलना शुरू कर जाएगा। द कॉन्टेक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। तो कॉन्टेक्ट किसी के द्वारा हो सकता है, जैसे कि मान लो कि एक यहाँ पर गाड़ी है, उसको इसे रस्सी से बांध दिया, फिर यहाँ पर तुम खींच रहे हो, तो भाई तुम खींच रहे हो यहाँ पर, लेकिन ये रस्सी के द्वारा तो उसमें कांटेक्ट है, तुम्हारे और इस गाड़ी के बीच में कांटेक्ट है ना। यानी कांटेक्ट इज वेरी नेसेसरी, समझ गए। when we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? This force is caused by the action of our muscle. Our muscle is acting on that object and it is called as muscular force. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भाई हम लोग जो अपने शरीर का जो फोर्स लगा रहे किस चीज़ पे, जैसे बुक को हटाना है, कुर्सी हटाना है, बकेट उठाना है, कुछ भी कर रहे हो तुम अपने हाथ से या अपने शरीर से, तो वो क्या है, तो हमारा मसल के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। क्वेश्चन, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल। तो यहाँ से यहाँ तक तो वही बात है, द फोर्स वह बल जो रिजल्ट करता है ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल, एक्शन ऑफ मसल। तो भाई क्या हम लोग केवल हम ही लोग मस्कुलर फोर्स लगाते हैं? अरे कभी बैल को देखा है, बैलगाड़ी खींचते हुए? तो जो बैल है या घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, वो भी कौन सा फोर्स यूज कर रहा है, अपना मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग कोई भी कार्य को किस चीज के द्वारा कर पा रहे हैं अपने शरीर से, तो आंसर है मस्कुलर फोर्स। आंसर कर दोगे? वेरी गुड, बहुत अच्छे। In class 7, you have learned that in the process of digestion, the food gets pushed through the alimentary canal. तो हम लोगों ने देखा था क्लास 7 में, और आगे भी तुम लोग पढ़ोगे कि किस प्रकार से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, वो उसमें क्या होगा, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। मतलब तुमने भोजन को खा लिया, तो भोजन को जब तुम खा लोगे तो क्या फिर उसको रॉड लेकर के तुम भोजन को आगे की ओर बढ़ाओगे क्या? कैसे भोजन को खाने के बाद ऐसे एक डंडा लिया और इसके बाद ऐसे ऐसे आगे बढ़ाया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं वही भोजन को क्या करता है, आगे की ओर भेजता है। और ये अलग अलग भागों में जो भोजन है जितना समय तक रुकना है वह रुके रहता है, किसके कारण, हमारे मस्कुलर मसल्स के कारण। और ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सहेल एयर ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो इनहेलेशन क्या होता है, सांस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना। तो देखोगे लंग्स क्या होता है, एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड मतलब क्या हो गया, ये फूल बढ़ता है, बड़ा होगा, ठीक है, और पचक भी जाता है। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? तो ये है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वही क्या करता है, इस प्रोसेस को करता है। समझ गए सारा बात? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscles in our body? तो सिंपली तुम जो हाथ से क्लच करते हो, जो चीज़ पकड़ रहे हो, उठा रहे हो, वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स ही काम करता है।
ठीक इसी तरीके से हमारा हार्ट भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा हार्ट भी जो पंप होता है वह भी क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसमें मस्कुलर फोर्स काम करता है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्सेस। तो हम लोग भी तो एनिमल्स ही है ना, ऐसा मत समझना कि हम लोग कोई दूसरे चीज़ है, हम लोग भी एनिमल्स हैं। तो जो अदर एनिमल्स हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने टास्क को करते हैं, तो सिर्फ बैलगाड़ी ही क्यों, बैल और घोड़ा ही क्यों, जो शेर है, जो चीता है, जो हिरन है, वो भी तो काम कर रहे हैं अपना किसके द्वारा, मसल के द्वारा, यानी कि मस्कुलर फोर्स का। यहाँ तक कि बर्ड्स जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, अपने मसल का यूज़ करती हैं। लेकिन यहाँ पर बात करना है, एनिमल्स लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेज, डोंकीज एंड कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क टू फॉर अस। तो ये बताओ ये कौन सा फोर्स यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। तो आंसर यूज करना कि यहाँ पर ये मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। समझ गए। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो द मस्कुलर फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हो जाएगा कांटेक्ट फोर्स। याद करके रखना। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, लेट अस फाइंड आउट। तो एक और प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण का बल। अब देखो, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। देखोगे एक बॉल को तुमने इस तरीके से ग्राउंड पर इसको रोल कर दिया, तो ये चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स आगे की ओर लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये किसके किसके बीच में लग रहा है, तो मान लो यहाँ पे बॉल है, तो बॉल के सरफेस और जो तुम्हारा ये जो सरफेस जिस पर ये रोल हो रहा है, उन दोनों के बीच में ये काम करता है। यानी यहाँ भी टच हो रहा है, या क्या हो रहा है, टच हो रहा है, यानी कि ये भी कांटेक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल। तो ये भी क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, जहां पर दो सरफेस के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, अगेंस्ट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है। नाउ व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाईसाइकिल, इट जनरली और ग्रेजुअली स्लोज डाउन। तो जब तुम बाईसाइकिल को पेडल करना छोड़ दोगे, पेडल मारना छोड़ दोगे, तो ग्रेजुअली वह क्या होगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे वो स्लो होता चला जाएगा और फाइनली कम्स टू स्टॉप, और क्या हो जाएगा बच्चा लोग, रुक जाएगा। क्यों, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इस कारण से वह रुक भी जाएगा। अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ वी स्टॉप रोइंग इट। तो ठीक इसी प्रकार से कार का जब इंजन बंद करोगे तो वह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग एक बोट को चला रहे हैं और बोट को स्टॉप कर देते हैं, उसको रो करना यानी कि उसका चप्पू चलाना बंद कर देंगे, तो वह भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब है कि दो सरफेस के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जो कि इसको क्या कर रहा है, इसका जो मोशन है उसको स्लो डाउन कर रहा है। और यही क्या होता है, यही होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके बारे में तो एक चैप्टर ही आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो फ्रिक्शन होता है, अलग अलग प्रकार का फ्रिक्शन होता है। सबसे पहला क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, फिर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, इसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल। इन ऑल दिस सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। व्हाट काउजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो देखोगे जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, जैसे साइकिल तो चल रहा था, लेकिन साइकिल अचानक रुकना शुरू हुआ, अरे रुक गया। भाई क्यों रुक गया, इस पर तो कोई आगे से फोर्स लगा नहीं था। तो भाई यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है वह इसके सरफेस के नीचे काम कर रहा है, और वह है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो ये पीछे की ओर लग करके उसको रोक रहा है। कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन ईच केस, यस अगेंस्ट द मोशन और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है वह मोशन का जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में लगेगा, उसका
उसका अगेंस्ट डायरेक्शन होगा। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल द एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा जहां पर यह जो फोर्स है जो कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है और उसके स्पीड को स्लो डाउन कर रहा है, वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का बल है बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। तो ये क्या है जिसने बॉल को रोक दिया? तो बॉल का सरफेस और ये जो जिस सरफेस पे ये लुढ़क रहा है उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसे बोल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बिल्कुल सही। तो ये सारा चीज तुम समझ ही गए हो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन क्या होता है? तो आंसर है जो मोशन का डायरेक्शन है उसका अगेंस्ट होगा, उसका उल्टा डायरेक्शन में होगा। सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सर्फेसेस। नया क्वेश्चन पूछेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे अराइज होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है? तो इसका आंसर है उन दो सरफेस के कांटेक्ट के कारण, यानी कि दो सरफेस के बीच में यदि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो उनके कांटेक्ट के कारण लग रहा है। इसीलिए ये क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 12 जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले, उसको भी देख लेना बच्चा लोग, और लाइक शेयर भी कर देना बच्चा लोग, और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना, वहां प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहां प्लेलिस्ट से तुमको सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है। यू मे बी वॉन्डरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विथ इट। लेट्स फाइंड आउट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कांटेक्ट फोर्स के बारे में कि जब भी फोर्स लगाना है तो वहां कांटेक्ट जरूरी है। तो क्या इस प्रकार का भी फोर्स होता है जहां पर कांटेक्ट का जरूरी नहीं है? बिल्कुल, वह है नॉन कांटेक्ट फोर्स। और उसमें सबसे पहला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर देखोगे यदि तुम्हारे पास इस प्रकार से बार मैग्नेट होगा तो बार मैग्नेट पे देखो एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस, यानी कि इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल बच्चा लोग, और इसको क्या बोलते हैं? साउथ पोल। अब तुम्हारे पास यदि दो बार मैग्नेट है और दो बार मैग्नेट है और यहाँ साउथ है और यहाँ मान लो नॉर्थ है, तो देखोगे कि ये दोनों बिना कांटेक्ट के ही एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। यस, ये दोनों को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। यानी कि एक जैसा पोल को लाओगे तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स काम करेगा और ये दोनों को रिपेल करेगा। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। लेकिन इस प्रकार से यदि तुम यहाँ नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और इसका अपोजिट पोल ले आओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यानी बिना यहाँ टच के ही ये फोर्स काम करेगा और ये फोर्स क्या करेगा? इन दोनों को आपस में एक पास लाने का कोशिश करेगा। तो भाई ये कौन सा फोर्स हो गया? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैग्नेट्स तो तुमने देखे हैं ना बच्चे लोग? बिल्कुल देखा होगा। Take a pair of bar magnet, place the longer side of one to the magnet over three round shaped pencil or wooden roller as shown in figure 10। ये देखो यहाँ पर देखो इस प्रकार से तुमको यहाँ देखो क्या करो, पेंसिल रख लो ऐसे, इसके ऊपर मैग्नेट को रख लो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा नॉर्थ है तो दूसरे पेन से यस यस यस, तो ये नॉर्थ तुम्हारा, ये देखो नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा साउथ है। तो फिर पेंसिल को रख करके उस पर मैग्नेट को इस प्रकार से रख दो और एक मैग्नेट लेकर तुम इससे खेल सकते हो। कैसे? तो तुम यहाँ पर जब नॉर्थ पोल को लाओगे और ये साउथ पोल है तो तुम बताओ ये यहाँ पर अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? आंसर अट्रैक्ट होगा और ये आगे की ओर
ये जो है सो आगे की ओर आना शुरू करेगा। इस तरीके से ये वाला जो बार मैग्नेट है आगे की ओर आएगा और पेंसिल के ऊपर खिसकेगा। अब उल्टा हम लोग कर दे रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रख दिया इस तरीके से, तो ये फिर भागना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चा लोग, दूर भागे यानी रिपेल करेगा। यानी एक जैसा यदि पोल होता है तो वो रिपेल करता है, और अपोजिट पोल होता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वेरी गुड वेरी गुड, यही क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में लिख सकते हो। और कोई भी बार मैग्नेट है तो उसका दो पोल हमेशा बनेगा, एक होगा नॉर्थ और दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? यस सर, यस, वो मूव करना शुरू हो जाता है। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट? वाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? तो जो मैंने बताया वही ये ऑब्जर्वेशन बताता है। डज इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स? यस, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जिस कारण से वो क्या करता है, या तो पास आएगा या तो दूर आएगा। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। डायरेक्ट क्वेश्चन, कि एक जैसे पोल होंगे, लाइक पोल होंगे, जैसे नॉर्थ या साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है। वेरी गुड वेरी गुड। और जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे तुम यदि बॉय हो तो तुम किसके बॉय हो तो तुम अट्रैक्ट करोगे गर्ल को, और कोई बॉय है तो बॉय को अट्रैक्ट कभी भी नहीं करेगा। तो सेम और डिफरेंस, इसको याद भी कर सकते हो। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। जान ही रहे हो, यानी अट्रैक्ट करेगा तो पुल करेगा, रिपेल करेगा तो पुश करेगा। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कांटेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? क्या तुम्हें कांटेक्ट में लाने की जरूरत है? नो सर, इसको कोई कांटेक्ट का जरूरी नहीं है, दूर से भी काम करता है। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। The force exerted by a magnet is an example of question mark. आंसर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ये एग्जाम्पल। Why? Because there is no need of contact between magnets. यानी कि फोर्स के लिए मैग्नेट के बीच में कांटेक्ट का होने का कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो, तुमने ये तो बहुत किया होगा, बहुत खेला होगा इस प्रकार से कि मैग्नेट लेकर के उसको हर जगह चिपकाते चलते। जो भी मैग्नेटिक पदार्थ है, जैसे कि आयरन क्या है, मैग्नेटिक पदार्थ है, तो उसको तुमने देखा होगा। अब देखो दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसमें क्या है, इसका सिंपल सा इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो कि कंघी ले लो, सूखी कंघी को लेकर के सूखे बाल में क्या कर लेंगे, हम लोग रगड़ेंगे, और फिर छोटे 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 कागज के टुकड़ों को इस प्रकार से फाड़ करके रख देंगे। फिर कंघी को रगड़ने के बाद जब इस कागज के टुकड़ों से हम चिपकाएंगे तो देखो कि ये कागज के टुकड़े उठना शुरू हो जाते हैं। ये तुमने किया होगा ना, तुमने पेन से भी किया होगा। तो यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ भी एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी पर यहाँ भी एक एक्टिविटी दिया गया है। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक स्ट्रॉ लेना है, एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल with the help of piece of thread. Now hold the another piece straw in your hand and rub it free and with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? तो यहाँ देख सकते हो तुम, इसको किया गया, स्ट्रॉ दो लिया गया है, एक को इस प्रकार से सस्पेंड यानी कि टांग दिया गया है, और दूसरे को रब किया गया है। रब मतलब रगड़ा गया है पेपर से, और उसके बाद इसको इसके पास में हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, और यही जो फोर्स है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब चलो ये क्या हो गया। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद द शीट
of paper, again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe? अब सेकेंड टाइम में क्या करना है कि यहाँ पीस इन दोनों को रगड़ करके एक दूसरे के पास लाना है और फिर देखना है कि क्या होता है। ठीक है, तो एक बार देखोगे कि ये एक दूसरे के पास आ रहा है, फिर एक बार देखोगे कि ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। ए स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। तो बात ये है बच्चा लोग, सिंपल सा बात है, लेकिन शायद तुम नहीं भी समझ पाओ, तो ऐसे 9th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि जब एक स्ट्रॉ को ले करके हम लोग पेपर शीट से रगड़ते हैं तो ये क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट कर देगा, इस तरीके से समझो, और ये चार्ज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। चार्ज्ड का मतलब यहाँ पर ये आवेशित इसको कहते हैं। अब ये जो है जब चार्ज हो जाता है तो इसी प्रकार का एक और बॉडी इसके पास आएगा, तो या तो ये इसको रिपेल करेगा या क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सच ए स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज्ड बॉडी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने जैसे बताया शुरू में ये वाला चार्ज हम लोगों ने किया था और उसके बाद यहाँ पर इसको दूसरे के पास लाया था। देखो ये चार्ज करके हम लोगों ने इसके पास लाया था। जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोगों ने दोनों को चार्ज कर लिया और एक दूसरे के पास लाया। तो इन दोनों में एक फोर्स कार्य करेगा जिसके कारण ये आप पास में आएंगे या दूर में जाएंगे, और वो कैसे हो रहा है, इन चार्ज्ड बॉडी के कारण हो रहा है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी कि डेफिनेशन आ गया हमारा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। जो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है एक चार्ज बॉडी के द्वारा, तो किस पर लगाया जा रहा है, या तो दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे लगाया जा रहा है या किसी अनचार्ज्ड बॉडी पर भी लगाया जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यू विल लर्न अबाउट मोर, मतलब इसको हम लोग चैप्टर 15 में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो नॉन कॉन्टेक्ट हम लोगों ने दो पढ़ लिया, एक हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब तीसरा पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, या फिर कौन कौन से फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं, तो तुमको नाम लिखना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है, यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। तो लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। तो तुम देखोगे जब एक प्लांट से कोई लीफ गिरेगा तो नीचे की ओर ही गिरेगा, फल गिरेगा तो नीचे की ओर गिरेगा, तुम्हारा जो पेन हाथ से छूट करके गिरेगा तो नीचे ही की ओर गिरेगा। तो तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये होता है हमारे अर्थ के द्वारा, या फिर अर्थ के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक्स्ट्रा समझा दे रहा हूँ, क्लास 9 में पढ़ोगे कि बच्चे लोग दुनिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कुर्सी बैठ, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, तुम और दीवार एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हो, तुम जहां भी हो अपने आजू बाजू जितने पदार्थ हैं वो सब तुम पर एक फोर्स लगा रहे हैं और तुम उन पर एक फोर्स लगा रहे हो, और इसे ही बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए? यानी कि इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि मान लो हमारा अर्थ है और मून है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ है और सन है, इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तुम हो और तुम्हारे घर के बगल में एक कार खड़ी हुई है, तो उनके बीच, तुम्हारे और कार के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस प्रकार से
जो हमारा यूनिवर्स उसका जो हर एक बॉडी है वो एक दूसरे को एक आकर्षण बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब देखोगे कि पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा, जैसे अब मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर हम खड़े हैं, या कोई ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने ऊपर फेंक दिया, तो यहाँ पृथ्वी और हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ये जो ऑब्जेक्ट है और पृथ्वी है उसके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बहुत अच्छा बच्चा लोग। When the coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it's released, it brings to move downwards. जैसे तुमने एक कॉइन को यहाँ हाथ में पकड़ रखा है इस प्रकार से, और जैसे ही कॉइन को छोड़ोगे यह नीचे की ओर आना शुरू करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कॉइन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कॉइन ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, इसलिए वह नीचे की ओर आएगा। It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happens without a force acting on it? Which is this force? तो यहाँ देख सकते हो, objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity. तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का स्पेशल नाम है बच्चा लोग, इसी को बोलते हैं ग्रेविटी, या हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व बल। यानी कि स्पेशल यहाँ ग्रेविटी वर्ड यूज करना होगा, और जस्ट ग्रेविटी, यहाँ ग्रेविटी वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी जो अर्थ फोर्स को एक्सर्ट कर रहा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। तो क्या वह क्वाइन भी अर्थ पर बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है? तो आंसर है यस। वह जो क्वाइन है और अर्थ है, तो क्वाइन भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है और अर्थ भी क्वाइन को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन बात यह कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, वजन बहुत ज़्यादा है, और क्वाइन बेचारा मास क्या है, बहुत कम है। इसलिए अर्थ क्वाइन की ओर नहीं उड़ करके जाता है, बल्कि क्वाइन अर्थ की ओर उड़ करके आता है। समझ गए? यानी कि ये ज़्यादा एक्सिलरेट होता है देन द अर्थ, इसलिए अर्थ जो है जहाँ है वहीं है, क्वाइन नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all of the time without our being aware of it. यानी कि force of gravity हमारे पर भी लग रहा है, हमेशा लग रहा है। Water begins to flow towards the ground as soon as open a tap. जैसे ही पानी खोलोगे पानी नीचे की ओर गिरना शुरू होगा, नल को खोलोगे पानी नीचे की ओर गिरना शुरू होगा। वाटर्स इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गए? तो ये सारा चीज तुमने समझ लिया। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। In fact, every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as gravitational force. तो ये मैंने बता दिया, तुम्हें शुरू में ही बताया कि इस यूनिवर्स के प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो अर्थ है वह क्वाइन पर एक फोर्स लगा रहा है, तो क्वाइन भी अर्थ पर एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये अलग बात है कि क्वाइन अर्थ की ओर गिरता है, अर्थ क्वाइन की ओर उड़ करके नहीं जाता है। इसका डिटेल आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे। तो आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। तो तुम जानते हो प्रेशर कैसे लिखा जाता है? चलो आज मैं सिखाता हूँ तुम्हें प्रेशर कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर प्रेशर का मतलब होता है दाब बच्चा लोग। तो प्रेशर यहाँ देखो, पी आर है ना, आर ई डबल एस यू आर ई। बोलोगे ये क्या लिख रहे हैं सर, ये मुझे नहीं आता है। बिल्कुल नहीं आता है। देखो प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, पी ऐसे, इसको पी लिख दो, आर को थोड़ा एफ ऐसे बना दो, और ई को थोड़ा ए बना दो। तो यही है बच्चों प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और इसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, देख लिया कैसे मैं लिखता हूं, और इसी तरीके से तुम लिख सकते हो। तो हमेशा याद रहेगा कि पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगेगा उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं।
तो प्रेशर जैसे कि तुम अपनी उंगली से एक नेल को लो, ये देखो ये तुम्हारा अंगूठा हो गया और ये हो गया नेल, और इसको इस तरीके से हम लोग दबाएंगे तो ऊपर जो दबाएंगे यानी कि दाब लगाएंगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, प्रेशर। ठीक है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर ये जो एरिया है इस पर, इस एरिया पर ऊपर से हम लोग नीचे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो वही हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर। ठीक है, अब देखो P बराबर F अपॉन A होता है, यानी यदि एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये बच्चा लोग ध्यान देना कि यदि ज्यादा एरिया होता है तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। और यही कारण है कि तुम देख सकते हो ये जो कील है इसको यहाँ नुकीला बनाया जाता है, इधर चौड़ा बनाया जाता है तो इधर नुकीला बनाया जाता है। नुकीला बनाने का मतलब इसका एरिया क्या होगा, कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। देखो नुकीला जहाँ होगा तो एरिया कम हो गया और प्रेशर क्या लगेगा बच्चा लोग, ज़्यादा। तो यहाँ पर यदि हम लोग हैमर से इस पर मारेंगे यानी हथौड़ी से इस पे मारेंगे तो ये आसानी से दीवार में घुस जाएगा। तो यही है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, समझ गए। तो यही है बच्चा लोग प्रेशर यानी कि दाब, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। चलो अब तुम बहुत अच्छे समझ गए हो। तो यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ साइक्लोन कैन ब्लो अवे इवन द रूफ टॉप्स। तुमने देखा है कि जो साइक्लोन होता है या स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म क्या करेगा, यानी कि तूफान होगा, साइक्लोन होगा, वो क्या करेगा, छत के टॉप को भी क्या करेगा, उड़ा करके ले जाएगा। यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर काउज्ड बाय द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। तो ये जो विंड्स हैं, साइक्लोन है, वो कैसे काउज होते हैं, एयर प्रेशर में डिफरेंसेस के कारण। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, अभी तो पढ़ा दिया प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। यदि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। तो देखो यहाँ पर ये देखो जो मैंने पढ़ाया तुमको पूरा डिटेल दिखाया गया है कि इस नेल को हम लोग वुडन प्लैंक में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से हथौड़े से क्या करते हैं, नीचे की ओर करेंगे। तो ट्राई नॉट टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड। तो अब उल्टा करके देखो, उल्टा होगा क्या, ऐसे करके इसको हम लोग करते हैं, नेल को इस तरीके से इसमें धंसाते हैं। लेकिन कभी तुमने ऐसा किया है कि इस भाग को नीचे रखेंगे और यहाँ ऐसे ऊपर करेंगे, नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा, इसका आंसर भी मैंने बता दिया, क्योंकि यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए नेल को इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर धंसाते हैं, समझ गए। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट नाइफ। अब नाइफ में भी यही तुम्हारा क्या आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि नाइफ में ये जो भाग होगा ये क्या होता है, इसका एरिया कम किया जाता है। जब एरिया कम किया जाएगा तो इस पर प्रेशर भी क्या लगेगा, ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो आसानी से उस पर वो क्या होगा, कटेगा। यानी जो ब्लंट होता है, ब्लंट मतलब भोथरा नाइफ होगा, वह क्या होगा, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो नाइफ इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, वो बहुत अच्छे से उसको शार्प कर दिया जाएगा तो इसका एरिया कम होगा। ठीक है, अब देखो, डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल plays a role in making this task easier? Yes, 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 yes. यानी कि the force acting on unit area of a surface is called pressure. डायरेक्ट क्वेश्चन था कि प्रेशर किसे कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। बस समझ गए ना। अब प्रेशर बराबर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो, at this stage we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed। यानी कि ये परपेंडिकुलर नीचे की ओर लग रहा है, उसी फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल समझ गए सारा बात। Note that the area is in the denominator in the above expression, so that the smaller the area, यदि एरिया कम होगा तो larger the pressure, प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। अरे कितनी बार बताओ भैया कि
P बराबर F अपॉन A होता है, यानी A कम करते जाएंगे तो प्रेशर का मान बढ़ते जाएगा और एरिया का मान बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर का मान घटते जाएगा। सपोज हम लोग स्कूल बैग का एग्जांपल लेते हैं, तो स्कूल बैग में जो हम लोग इस तरीके से जो कंधे का भाग होता है स्कूल बैग में, ये जो बैग होता है ना, इसमें पीछे यदि टांगने वाला भाग होगा तुम्हारा, तो ये क्या होता है, चौड़ा पट्टी बनाया जाता है। अच्छा, चौड़ा पट्टी क्यों बनाया जाएगा? इसलिए बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर तुम्हारा स्कूल बैग का चौड़ा पट्टी इसलिए बनाएंगे ताकि इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा ज़्यादा, तो एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या लगेगा तुम्हारा यहाँ पर, फोर्स लगेगा, प्रेशर क्या लगेगा, कम। और प्रेशर कम लगेगा तो तुम्हारे कंधे में क्या लगेगा, कम। यहाँ पर प्रेशर लगने से तुमको आराम महसूस होगा। ठीक है, तो यही सब यहाँ बात लिखा गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछ लेना, पूछेगा तो बता देना क्या है, बताओ कि जब एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो आंसर है ज़्यादा लगेगा। और जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर यानी दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा why the pointed side of when we make a nail, we make a pointed side at the one end। एक साइड में हम लोग पॉइंटेड क्यों बनाते हैं, इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग। वाह वाह, क्या बात है, ये देखो ये दिया भी है तुम्हारे बुक में ही। ये जो शोल्डर बैग है उसका पट्टी को हम लोग चौड़ा क्यों करते हैं, बिकॉज वी इंक्रीजेस द एरिया एंड देयर फोर द प्रेशर डिक्रीजेज। दैट्स वाई वी मेक दिस द वी मेक द क्या यहाँ पर लिखा, शोल्डर, ठीक है ना, शोल्डर ब्रॉडर स्ट्रैप्स, वी मेक द शोल्डर बैग्स स्ट्रैप ब्रॉडर मतलब क्या होता है, चौड़ा। ठीक है, एंड नॉट थिन स्ट्रैप, वी मेक स्ट्रैप्स ब्रॉडर। वेरी गुड, ऐसे ही आंसर कर सकते हो। वाई द टूल्स मींट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग, पियर्स मतलब वो जो धंसता है, धंसाया जाता है, उसको पियर्स कहेंगे, छेद करने के लिए। ऑलवेज हैव शार्प एज, यानी कि कहीं छेद करना है तो उस प्रकार का जो भी औजार बनाया जाएगा वो शार्प एज का होगा। क्यों, वाई, इसका आंसर भी यही है, बिकॉज द एरिया लेसर द एरिया ग्रेटर विल बी द प्रेशर। यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। दैट्स वाई वी मेक कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स ऑलवेज शार्प एज। ठीक है, डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। यस, लिक्विड्स एंड जो गैसेस होते हैं उनको हम लोग फ्लूइड नाम बोलते हैं। ठीक है, उनको फ्लूइड बोला जाता है और वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तुमने पढ़ा भी होगा कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, 3 स्टेट्स में पाए जाएंगे यूजुअली, हम लोग बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो गैस होता है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक इसी प्रकार से लिक्विड भी क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। जैसे कि मान लो एक कंटेनर में हम लोगों ने गैस को इस तरीके से भर दिया है, तो गैस चारों ओर दीवारों पर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। अब देखो यहाँ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस उसी को दिखाया गया है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है और यहाँ पर प्लास्टिक का या बैलून टाइप सब्सटेंस का यहाँ पर कुछ यहाँ पर बांध दिया हम लोगों ने। तो देखोगे यदि कॉलम यहाँ तक है तो ये प्रेशर कम लग रहा है, और वाटर का कॉलम यहाँ पर बेसी कर दिया गया है तो यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ लिक्विड के द्वारा क्या एक्सर्ट किया जा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। समझ गए ये सारा चीज़। इसी प्रकार से यहाँ भी एक उदाहरण देख रहे हो कि यहाँ पर देखोगे कि इस प्रकार से यहाँ एक मान लो कि ट्यूब टाइप लगा दिया गया और बलून को लगा दिया गया है, वाटर है, तो ये अपने वाल पर भी क्या करेगा, प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। और देख सकते हो ये वाल पर प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, इस तरीके से चारों ओर यहाँ पानी तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब यहाँ पर दिखाया गया। अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, याद रखना क्वेश्चन आएगा।
फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो भी लिख सकते हो। लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ पर इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करता है, इस बात को भी यहाँ याद कर लो। नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम। डज द बल्जिंग मतलब फूलना ऑफ द रबर शीट इज in this case indicate that water exerts pressure on the side of the container as well। यानी कि पहला में हम लोगों ने रबर शीट को इस तरीके से नीचे लगाया था तो देखा था कि ये प्रेशर नीचे काउज करता है। अब इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे तो ये क्या करेगा, इसको भी यहाँ बल्ज कर देगा, इसको फुला देगा। इस प्रकार से यहाँ देख सकते हो एक निकल जाएगा, यानी कि ये बगल में भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है। इसका मतलब ये वाल्स पर भी क्या करता है, वाल मतलब क्या हो गया, दीवार, ये सब दीवार है इसका। तो ये जो प्रेशर है दीवार पर भी प्रेशर जो है वह लगता है। समझ गए सारा चीज। अब देखो, कैन यू नाउ से लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यस, बिल्कुल लगता है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। यस, बिल्कुल लगता है। डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स। यस, लगता है। जैसे कि तुम्हें मैंने शुरू में ही बताया कि जब गैस को कंटेनर में भर दिया जाएगा तो वो वॉल्स पर भी क्या करेगा, प्रेशर को लगाएगा। वेन यू इन्फ्लैट अ बलून को फुलाते हो तो वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब बलून को हम लोग फुलाएंगे तो इसका मुंह को क्यों बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही फूलेगा ये क्या करेगा, बाहर को प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ इन्फ्लेटेड बलून। ये सारा हवा क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर में प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर की तुलना में। ठीक है, तो बाहर कौन सा प्रेशर है सर, बाहर हमारा हवा है, जानते हो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स। यदि बलून में होल है तो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लैट इट। क्या तुम इसको इन्फ्लैट यानी कि फुला सकोगे। नॉट, नहीं, या फिर नहीं। वाई, क्योंकि भाई सारा बलून प्रेशर, जैसे कि बलून में जब हवा भरेंगे तो ये दीवारों पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और यहाँ छेद है तो ये फिर हवा बाहर निकल जाएगा। वी कैन से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। यस, कैन वी से, वी कैन से नहीं, कैन वी से बोला, क्या हम कह सकते हैं कि जो हवा है वो चारों ओर प्रेशर लगा रहा है। यस, तो क्वेश्चन तुमसे बनेगा कि जो हवा है वो या फिर जो गैस है वो कैसे प्रेशर लगाता है, तो चारों ओर हर एक डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा अपने कंटेनर में जहां वो भरा गया है वहां पर। डू यू रिकॉल व्हाट हैपेंस टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंक्चर। तो पंक्चर रहेगा तो फिर हवा उस ट्यूब में सब तरफ क्या लगाएगा, प्रेशर, और हवा निकल जाएगा। डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन इनर वॉल्स ऑन द इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब। यस, बिल्कुल। So we find that gases too exert pressure on the walls of their container। Very good, दोनों बात हम लोग समझ गया। हम लोगों ने समझ लिया कि liquids and gases both exert pressure on the walls of their container। क्वेश्चन आएगा तो तुम आंसर कर सकते हो। Now atmospheric pressure, तो तुम जानते हो कि हम लोग जिस वायुमंडल में है, एटमॉस्फेयर में है, तो भाई इस सब तरफ क्या है, हवा ही हवा है, तो वो हवा हमारे ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और उसी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, हम और चीज़ों पर लग रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। डू यू नो और नॉट। यस, यू नो। दिस इन्वेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो द इन्वेलप ऑफ एयर which is all around us, which is found all around us is known as atmosphere। तो ये वर्ड envelop याद कर सकते हो, मतलब जो हम चारों ओर से घिरे होते हैं, envelop मतलब घिरे हुए हैं, किस चीज से, एयर से, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो तुम जानते भी हो कि ये जो एटमॉस्फेयर है कई किलोमीटर तक अर्थ से ऊपर की ओर फैला हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द आंसर इज द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। ओके,
वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तो तुम्हें पता है ना कि प्रेशर क्या है, तुम्हारा फोर्स पर यूनिट एरिया। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is cylindrical in the atmospheric pressure। ये देखो, यदि हम लोग यहाँ पर एक यूनिट एरिया करेंगे और मानेंगे कि यहाँ पर एयर भरा हुआ है जो कि प्रेशर लगा रहा है, तो ये क्या होगा, एक सिलेंडर के भांति होगा। देखो, ये सिलेंडर मतलब जानते हो क्या होता है, इस तरीके का शेप का कोई भी चीज़ होगा, ये सीधा है तो वही होता है सिलेंडर। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, यानी कि फोर्स लग रहा है। समझ गए। अब देखो, यहाँ देखो सॉसेज लिया गया है और इसको क्या किया जा रहा है, ये तो तुम्हारे पास शायद नहीं होगा, है ना। तो सॉसर है, सॉसेज बोल रहा हूँ मैं, सॉसर है, रबर सॉसर है। तो ये इस प्रकार से शायद तुमने देखा भी होगा तुम्हारे घर में। इसको क्या करो, सरफेस पर रख करके इसको चिपका दो, ऊपर से नीचे चिपका दो, फिर इसको खींचने का कोशिश करो, तो देखोगे ये क्या करेगा, यहाँ से हवा ये निकल जाएगा और ये फिर ऊपर इसको जब खींचोगे तो ये बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। when you press a saucer most of the air between its cup and the surface escape out। यहाँ से एयर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। the sucker sticks to the surface because the pressure of atmospheric acts on it। और यहाँ जो हवा निकला तो यहाँ पर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और ये क्या करेगा, तुम कितना भी फोर्स लगाओ ये बहुत आसान नहीं है फिर इसको ऊपर की ओर खींचना। समझ गए। To pull the saucer off the surface, the applied force should be larger enough to overcome the atmospheric pressure। यानी कि ऊपर से नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यदि इसको ऊपर की ओर हटाना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए। तो यही सब बात लिखा गया है। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड को तुम देख सकते हो और प्रेशर को यहाँ भी तुम समझ सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर दो मेटल का बॉल लिया गया, हाफ बॉल लिया गया है और उसमें से यदि इसको वैक्यूम कर दिया जाए, हवा निकाल दिया जाए और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है, तो उस कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक दूसरे से ये ज्वाइंट हो जाएगा। मतलब ये ज्वाइंट किया हुआ नहीं है लेकिन ये हाफ बॉल है, ये हाफ बॉल है, इस तरीके से चिपक जाएगा कि इस इधर बहुत सारे घोड़े हैं, इधर बहुत सारे घोड़े हैं, फिर भी ये एक दूसरे को अलग नहीं कर पाएंगे। देख सकते हो ओटो वॉन जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 17वीं सेंचुरी से, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर। तो उन्होंने एक इन्वेंट किया पंप जो कि इससे एयर को हटा देगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि इसको वैक्यूम बना देगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। और ये जब खाली हो जाएगा तो बाहर से बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर इस पर लगना शुरू होगा। तो ये देखो, इन्होंने दो मेटालिक हेमिस्फीयर लिया था, हेमिस्फीयर मतलब आधा बॉल इस प्रकार का, ये देखो ये आधा बॉल हो गया और आधा बॉल इस प्रकार का इन्होंने लिया था, है ना। और देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट। और इसमें इस तरीके से रस्सी बांध दिया, इन दोनों को सटा दिया और हवा निकाल दिया। तो फिर देखा कि ये भाई बहुत मुश्किल है इसको पुल करना। टू ग्रेट सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। तो जैसे ही यहाँ पर से हवा निकाला, एयर प्रेशर इतना लगना शुरू हुआ कि इसको फिर अलग करना मुश्किल था। तो वही चीज़ यहाँ भी दिखाया जा रहा है। समझ रहे हो सारी बातों को। तो यही बात लिखा हुआ है, इफ in fact it would not be possible for any human being to pull the saucer off the surface if there were no air at all between the saucer and the surface। यानी कि ये जो सॉसर है और इसके सरफेस के बीच में यदि हवा पूरी तरीके से निकाल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से ये ऊपर हटाना इसको मुश्किल होगा। तो तुम सोचोगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि पहले नीचे भी हवा भरा हुआ था। ठीक है। तो ऊपर का जो प्रेशर था वो प्रेशर उतना
इस पर लग नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से हवा को निकाल दिया गया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूर्ण रूप से लगना शुरू हो गया। डज इट गिव यू आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। अब भाई इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हमारे ऊपर भी लग रहा है? तो देख लो हमारे ऊपर भी यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो भाई इससे हम लोग दब क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बात बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी बोलेगा कि आखिर हम लोग दब क्यों नहीं जा रहे हैं। अब देखते हैं, द फोर्स ड्यू टू एयर in a column of the height of atmosphere is our area of 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, यानी तुम्हारा 2250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक यहाँ 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का कॉलम के जैसा, और ये एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत हाइट तक होगा। तो यहाँ पर यदि प्रेशर को निकाला जाए तो ये इतना प्रेशर हमारे ऊपर यदि लगता है, तो द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर, तो इतना प्रेशर लगने के बाद, इतना फोर्स लगने के बाद भी हम लोग क्रश क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट में क्या कर रहा है? प्रेशर को लगा रहा है, जो कि उसको ओवरकम कर लेता है। ठीक है, तो द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर से भी जो प्रेशर है वह इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या है? इक्वल होता है, और जो कि ओवरकम कर लेता है हमारे बाहर के प्रेशर को। इस कारण से हमारा जो बॉडी है वो क्रश नहीं होता है। यही तुम्हारा आंसर होगा जिसको तुम यहाँ पर लिख दोगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में। ज़रूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा वीडियो, और आगे के चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने वो भी तुम्हें बताना होगा। और जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसे भी तुम देख सकते हो। धन्यवाद।